नमस्कार साथियों, अभी आपके सामने है यामा MG16XU लाइव कंसोल मिक्सर। इसके बारे में हम कुछ जानकारी बताने वाले हैं आपको, तो वीडियो पे पूरा बने रहना। अभी क्या होता है, ये जो मिक्सर है ना साथियों, कई लोग ना देखो लाइव के लिए मिक्सर बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको ना डीजे के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम जो लाइव के लिए और डीजे के लिए दोनों चीज़ों के लिए इसके बारे में बता सकते हैं कि अगर आप लाइव के लिए यूज़ करते हो तो भी, और अगर आप डीजे के लिए इसको यूज़ करते हो तो भी हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना लाइव के बारे में बता देता हूँ। देखो लाइव के लिए इसमें क्या रहता है कि देखो लेफ़्ट राइट स्टीरियो आउटपुट इसके अंदर दिया गया है। आप इसका उपयोग कर सकते हो ऑडियंस के लिए, और उसके बाद में इसके अंदर 4 ऑक्स भी दिए हुए हैं। जो चारों ऑक्स है वो आप स्टेज के लिए उपयोग कर सकते हो। देखो लेफ़्ट राइट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ़्ट, ये आप ऑडियंस के लिए उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में जितने ऑक्स दिए हुए हैं चारों ऑक्स आप अगर चाहो तो आप स्टेज के ऊपर इसका उपयोग कर सकते हो। फिर मॉनिटर के लिए दिया गया लेफ़्ट और राइट, जो मॉनिटर्स हमारे आगे सिंगर के लिए लगते हैं ना, उसके लिए हम लेफ़्ट राइट बना के इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके अंदर 4 ग्रुप दिए हुए हैं, ये देखो 1 2 3 4 जो ग्रुप दिए हैं, हम इसको ग्रुप को भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऑक्स का और ग्रुप का अलग अलग तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप का उपयोग कर रहे हैं मान लो, तो जो हमारी कॉमन चीज़ है उसके लिए हम ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। फिर जो ऑक्स है उसका हम पार्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं। मान के चलो जैसे एक ऑक्स है हमने ढोलक वाले के लिए दे दिया, दूसरा हमने पैड वाले के लिए दे दिया, और हमने ऑर्गन वाले के लिए अलग से दे दिया, है ना, तो तबले वाले के लिए अलग से दे दिया। तो उस तरीके से के जो पैरामीटर्स हैं वो भी इसके अंदर अलग अलग से दिए हुए हैं, तो उनके लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कई लोग क्या रहते हैं, जो यहाँ पे जो इसका 4 बैंड्स का जो इक्वलाइजर है ना, इसमें आके लोग फंस जाते हैं। देखिए हाई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अंदर दिया हुआ है अभी, आप इसको ना 10 किलो हर्ट्ज तक प्लस या माइनस कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ आया था मिड के लिए, इसमें दिया हुआ है कि आपने 250 हर्ट्ज से लेके 5 किलो हर्ट्ज तक इसको आप मैनेज कर सकते हो। ये एक तरह का जो ये वाला स्विच है ना, आपको साधारण भाषा में बताता हूँ, जैसे आपने स्टेबलाइजर के अंदर एक रोटरी स्विच होता है ना, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए कैसे हम उसको घुमाते हैं इधर उधर, तो ये इसको आप ये मत मानिए कि ऐसे और ऐसे घूम जाता है। इसका मतलब ये कि 250 हर्ट्ज से लेकर 5 किलो हर्ट्ज तक ये मैनेज करता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है ऑडियो लाइन का, उसी के मुताबिक आपने इसको कहीं पर भी एडजस्ट करके इसके नीचे जो जस्ट इसके नीचे जो ये दिया हुआ है बैंड, इसका ये जो बैंड है ये इसका पैरामीटर है। इसको आपने कितना माइनस कर सकते हो, कितना आपको प्लस कर सकते हो। यानी मान लो मैंने इसको 1 किलो हर्ट्ज पे कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे 00 है, इसको मैं मतलब -15 dB तक इसको मतलब डाउन में ले जा सकता हूँ, और -15 dB तक मैं इसको प्लस में बढ़ा सकता हूँ। ये इसके लिए है। लोग इन दोनों जो है ना बैंड है, यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन से बैंड को कहाँ रखना है। देखो मैं आपको बता देता, अगर आप सिंगर के लिए रखते हो आप 1 किलो हर्ट्ज पे रख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद में आपको अगर किसी की मिड ज़्यादा है तो आप मिड कम कर सकते हो। अगर किसी का गला दबा हुआ है उसमें मिड नहीं आ सकती तो आप मिड बढ़ा सकते हो। तो ये जो रूटरी स्विच है ना, इसी से आपने मैनेज करना है। ये इसके बाद में लोग आ गया कितना आपने बेस बढ़ाना है कितना घटाना है, इसके लिए यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने कि आपको 100 हर्ट्ज के लिए उपयोग करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मान को सबसे बड़ी समस्या लोगों को किस चीज़ की आती है कि ढोलक वाला हमसे संतुष्ट नहीं होता कि ढोलक की ताल को हमने कहाँ पे रखना है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब भी आपने हाई से यहाँ कर देनी है आपने, एक बार जब आप ढोलक या तबले की चाटी को आपने सेट करना है, एक बार आपने ट्रेबल को बिल्कुल बंद कर देना है, बेस को आपने यहाँ तक रखना है, ज़्यादा बंद नहीं करना। ये जो चाटी है आप 1 किलो हर्ट्ज पे रखो, चाहे आप इसको थोड़ा बढ़ा यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज पे कर लो। उसके बाद में इस जो ये नोब है, ये आपने नोब कर लेनी है, बिल्कुल 15 पे नहीं करनी, ये आपने यहाँ पे कर लेनी है, इस जगह यहाँ पे करने के बाद में फिर आपने यहाँ से स्लाइड को उठाना है, साइड को उठाना है आपने
जैसे जैसे आप स्लाइड को उठाओगे वैसे वैसे आपने ढोलक या तबले वाले को ये बोल देना कि भैया आप अपनी चाटी को थोड़ा सा सिग्नल दीजिए, आप उसको बजाइए। जैसे जैसे वो बजाएगा आपको पता चलेगा कि कितना, अगर वो भारीपन चाहता है आपने बेस थोड़ा सा हल्का कर देना है। अगर वो ये कहे कि शार्प आपने यहाँ से बाद में बढ़ाना शुरू करनी है। आपने जो इसका शार्प का 0 लेवल है ना, यानी ये सेंटर लेवल है, इससे इसको डाउन में रखना है, क्योंकि ढोलक के और तबले के अंदर शार्पनेस पहले से बहुत ज़्यादा होती है जब वो लोग किनारी पे मारते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना अलग अलग जो टोन निकलती है ना, ता की, तिन की, ये जो टोनें जो उसकी होती है, उसके अंदर कौन सी टोन के अंदर क्या शार्प है, ता के अंदर क्या है, तिन के अंदर क्या है, तो ये चीज़ें हमें ज़रूरी है। अगर आप कैरवे की मात्रा जानते हो, धागे नाती नक दिन, तो फिर आप इसमें समझ सकते हो कि धा क्या है, धा गे क्या है, ना क्या है, ती क्या है, ना क्या है, ना धी क्या है, दिन क्या है। तो ये जो मात्रा अगर आप समझोगे, धागे नाती नक दिन, ये क्या चीज़ है, धागे नाती नक दिन, जब आप ये चीज़ें समझोगे ना कि इसके अंदर शार्पनेस वाली चीज़ कहाँ बज रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। आपने शार्पनेस कम रखनी है, मिड आपने ज़्यादा बढ़ा के रखनी है। जब आप मिड बढ़ा के रखोगे, क्योंकि तबला और ढोलक की जो चाटी है उसके अंदर एक्चुअली मिड ही होती है, वहाँ पे बेस और शार्पनेस की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके अंदर सिर्फ जो मिड की टोन है ना वही आती है। आप लोग क्या करते हो, आप उसमें शार्प डालते रहते हो, मिड को दबाते रहते हो, इसी के कारण आपको रात भर बिसल आती रहती है। ढोलक वाला आपको इशारा करता रहता कि भैया बेस तरफ आवाज़ खोल दो, आवाज़ खोल दो, आवाज़ खोल दो। आप उसके साथ में झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हो। वहाँ पे क्या है, जो ढोलक बजाता है उसको मिक्सर के बारे में जानकारी नहीं है, और जो साउंड चलाता है उसको ढोलक के बारे में जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजिंग यही है। जब अगर आप ये दोनों लोग, अगर कोई ढोलक बजाने वाला वो भी आप ये समझ सकता है, लेकिन साउंड चलाने वालों को इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। अगर जब आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी ना कि ढोलक की ताल के ऊपर हमने जो हमारी शार्प है, अगर मान लो 3 बैंड का इक्वलाइजर मिक्सर है ना, तो भी आपने शार्प को इधर ही रखना है आपने, और मिड को आप खोल सकते हो यहाँ तक, अगर इस तरीके से तो 1 किलो हर्ट्ज पे करके, और बेस नॉर्मल कर सकते हो आप। तबले के लिए, तबले की चाटी ज़्यादा थोड़ी तीखी होती है, उसके लिए हमें थोड़ा बेस डालना भी पड़ जाता है। और ढोलक की जो चाटी होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, मतलब कहने का मतलब तीखापन उसके अंदर थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से आप बेस उसमें कम कर सकते हो, उसमें ज़्यादा कर सकते हो। अगर किसी के पास में क्या नाम तबला है, मृदंग है, तो मृदंग और तबला जो है वो एक ही चीज़ है, उनके लिए आपको चाटी में थोड़ा सा बेस डालना पड़ेगा। ढोलक जो है, ढोलक है, और ढोलक को भी आपको देखना पड़ता है कि आपका जो पुड़ा कौन से वाला है, शाही वाला पुड़ा है या नॉर्मल पुड़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये बेस उसके अंदर डालनी पड़ेगी। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएगी तो 100% आपको कभी भी ढोलक वाला परेशान नहीं करेगा। इसके बाद में आ जाते हैं हम पैड वाले के लिए। पैड और ऑर्गन में जब भी आप कभी पैड और ऑर्गन की लीड लगाते हो, तो उसमें आपको कभी भी देखोगे ना, तो वो पैड के पीछे L और R लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ लगा देना, मैं आपको दिखाने के लिए बताया कि पैड के पीछे भी हमें L और R लिखा हुआ मिलेगा, तो आप वहाँ पे 2 लीड लगाइए। मैं आपको यहाँ उदाहरण के लिए बता देता हूँ। मान लो ये मैंने पैड से 2 लीडें मंगाई और मैंने यहाँ पे लगा दी। आपने 2 लीड लगानी है पैड के लिए इस तरीके से। सपोज करो कि मैंने दोनों जो है लीड लगा दी पैड के लिए। पैड के लिए लीड लगाने के बाद में आपने क्या करना है कि कितनी उसकी हाइट रखनी है, उसके अकॉर्डिंग कितनी मिड रखनी है, और दूसरा जो यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपने पैड के लिए हल्का सा दबा के रखना है, ठीक है। और बेस जो है इसके आप पार्टिकुलर लेफ्ट राइट अलग अलग चैनल मिला सकते हो। जो पेन का बटन है इसको एक को लेफ्ट कर दीजिए, एक को राइट कर दीजिए, एक के अंदर आप बेस डालिए, एक के अंदर ना डालिए, इस तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो आपके 12 इंची चल रहे हैं तो यहाँ से आप ऑक्स खोल सकते हो, हॉर्न चलता है यहाँ से आप ऑक्स खोल सकते हो, क्योंकि इसमें से हमने बेस को बिल्कुल कम कर दिया है। और जहाँ पे बेस चल रही है उस साइड के अंदर आप यहाँ से ऑक्स मत खोलिएगा। जहाँ पे बेस वाले आपके टॉप या स्पीकर्स लगे हैं जो बेस को सहन कर सकते हैं, वहाँ से आप बेस खोल सकते हो, उसमें से आप ऑक्स खोल सकते हो। लेफ्ट राइट अगर आप खोलोगे तो आपका उसी अंदाज के अंदर आएगा। अगर आप ऑर्गन भी
लगाते हो तो ऑर्गन के लिए मान लो ये मेरी दोनों लीड ऑर्गन के लिए लगी है, आपने लेफ्ट राइट यहाँ से कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आपने एकदम स्टीरियो बना के रखना, सेम दोनों जो हैं पैरामीटर्स आपने बिल्कुल एक जैसे रखने हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अगर आपके पास में कोई इस तरीके के छोटे स्पीकर्स है जो आपके जो ऑर्गन है उसका बेस नहीं सेंड कर सकते, सिर्फ कोड सेंड कर सकते। अब कोड क्या होता है, बेस क्या होता है, अगर आपको नई नॉलेज है तो आप ऑर्गन वाले भैया से मिल लेना, उसको पूछ लेना कि भैया कोड क्या होता है और बेस क्या होता है। जब हम कभी भी साउंड की टेस्टिंग करते हैं ना तब उसको बोलना पड़ता है कि भैया एक बार आप कोड बजाइए। जब वो कोड बजाएगा तो या आप उसको ये भी बोलिए कि भैया एक बार जो ऑर्गन उसका सिर्फ सा बजाइए। जब आप सा बजवाओगे और उधर ढोलक का सा जो होगा तो आपको पता चल जाएगा कि सम कहाँ पे बनता है। जब आप ये समझने लग गए ना कि ढोलक का, ऑर्गन का या हारमोनियम का सम कहाँ पे मैच करता है और उनके टोन जो रिदम और जो सुर है उसका सा मैच करता है कि नहीं करता, तो आपको साउंड के बारे में और फ्रिक्वेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, ऑर्गन वाले को बोलना है कि भैया एक बार कोड बजाइए। जब आप वो कोड बजाएगा आपको पता चल जाएगा कि मिड हमने और ट्रेबल हमने कहाँ पे रखनी है। रखने के बाद में उसके बाद में आप उसको बोलिए कि भैया एक बार कोड को बंद करके सिर्फ आप बेस बजाइए। जब वो बेस बजाएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा हमने बेस कितना रखना है। फिर आप उसको बोलिए भैया तृप्त सप्तक में जाके आप सिर्फ शार्प बजाइए। वो जब शार्प बजाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी शार्प की मैचिंग कर लीजिए। ये चीज़ें करने के बाद में आपको पैड ऑर्गन की एकदम से अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको पूरी रात में अगर साउंड वाला परेशान कर दे तो आप मेरे को कह देना। अगर करेगा तो यूँ समझ लीजिए कि आपने ये वीडियो देखने के बाद में इसमें से सीखा कुछ नहीं है, सिर्फ आप इसको स्किप करके देखते रहे हो। जो हमारा रहता है कोर्डलेस माइक या सिंगर का या बैकर का, उसके लिए एक अलग चीज़ है, वो होता है सिर्फ मोनो एक ऐसी चीज़ है कि जो सभी में आपका एक जैसे ही बजेगा। सिंगर का जो माइक आप मोनो रखिए उसके लिए आपको अलग अलग पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं कि सिंगर की आवाज़ के अंदर बेस ज़्यादा है तो आपने बेस कम भी करनी है। बेस कभी भी सिंगर की आवाज़ में आप बहुत ज़्यादा कम मत कीजिए, क्योंकि बेस कम करने के बाद में सिंगर की आवाज़ है ना वो सारे म्यूजिशियन दबा लेते हैं। सिंगर की आवाज़ के अंदर आप बेस प्रॉपर रखिए। मिड का आपने अरेंजमेंट रखना है कि अगर किसी का गला दबा हुआ है तो आप शार्पनेस कम कर दीजिए, मिड खोल दीजिए। अगर किसी का गला बिल्कुल ओके रिपोर्ट है तो आप थोड़ा सा शार्पनेस नॉर्मल रख के आप मिड भी नॉर्मल रख सकते हो। तो फिर उसकी आवाज़ है जो बिल्कुल है इस टाइप की नहीं आएगी कि सामने वाले को किसी को सुनाई नहीं दे रही। तो दोस्तों अगर इन चीज़ों के ऊपर आज आपको कुछ आधा अधूरा भी समझ में आया हो और आपका कुछ सवाल हो कि सर हमें लाइव के अंदर ये दिक्कत आ रही है, कौन से मिक्सर को किस तरीके से हम कैसे अरेंज करें, और आप उस मिक्सर का नाम लिख दीजिए कमेंट के अंदर और आप बता दीजिए कि मैंने इस मिक्सर के बारे में अपने को जानकारी चाहिए। अगर आप लाइव वाला मिक्सर डीजे में यूज़ करते हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। अगर आपने मिक्सर से कोई भी रिकॉर्डिंग करनी है या आपने कैमरा जोड़ना है या आपने हेडफोन जोड़ना है, उसकी क्वालिटी किस तरीके से कैसे आपने सुननी है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो और उसके बारे में मैं ज़रूर आगे आने वाले टाइम के अंदर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करोगे। उसके बाद में अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो पास में बेल आइकॉन है उसको आप दबा दीजिए। सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे आप शेयर भी कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।